नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के इस शैक्षणिक पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आचार्य मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हैं, जो कभी क्लिष्ट ग्रंथों का अध्ययन गुरु परंपरा से नहीं किए हैं, उनके सामने काव्य प्रकाश जैसे जटिल ग्रंथों का प्रश्न करना क्लिष्ट तो है ही। इसी को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट के आधार पर आपको यहाँ अध्ययन कराया जाएगा, जिससे आपको रूपरेखा समझ में आएगी कि शब्द शक्ति क्या होता है, उसका हमें किस प्रकार अध्ययन करना है और उसका क्या लक्षण है, क्या उसका स्वरूप है और किस तरह के प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षा में शब्द शक्ति नाम के विषय से आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, और सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि कितनी होती हैं शब्द शक्तियां। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं शब्द शक्ति, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तात्पर्यावी है। तो इन चार शब्द शक्तियों का हम विचार करेंगे। अब शब्द शक्तियों का विचार है तो शब्द और अर्थ क्या है, इसके स्वरूप को भी समझना है। वैसे आप सभी जानते हैं, जो उच्चारित किया जा रहा है वह शब्द है, और उस शब्द से जब मस्तिष्क में कोई आकृति बनती है तो वो अर्थ है। शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। अगर शब्द होगा तो अर्थ भी होगा, शब्द सार्थक होगा तो उसका सार्थक अर्थ भी होगा, निरर्थक होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, निरर्थक ही है। तो शब्द शक्ति विषय को समझने से पहले हमको जिन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उनमें आप देख सकते हैं, यहाँ चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। शब्द और अर्थ। सबसे पहले हमें शब्द और अर्थ समझना है। आप सभी जानते होंगे शब्द और अर्थ क्या होता है, लेकिन यहाँ काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द अर्थ का क्या स्वरूप है वो समझना है। उसके बाद अभिधा शब्द शक्ति समझना है, लक्षणा शब्द शक्ति समझना है, व्यंजना शब्द शक्ति समझना है। ठीक है, अत्यंत सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल भी क्लिष्टता का अनुभव नहीं करेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। शब्द शक्ति में क्या क्या समझना है? शब्द और अर्थ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। ठीक है, तात्पर्य शक्ति को अभिहितान्वयवादियों ने स्वीकृत किया है, यहां पर लिख दिया गया है। अभिहितान्वयवादी कौन हुए, क्या इसका स्वरूप है, क्या इसकी रूपरेखा है, तो आप काव्य प्रकाश ज्ञान भूमि के एप्लीकेशन पर पढ़िए, वहां पर अभिहितान्वयवाद को विस्तार के साथ बताया गया है। कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी पढ़ी हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या करना है, अभितान्वयवाद को समझने के लिए काव्य प्रकाश का मूल अध्ययन करना है। मूल अध्ययन कराया जा चुका है। ठीक है, तो यहां से आप स्थूल रूप से समझेंगे किस प्रकार किसका क्या स्वरूप है। जब एक बार आपके दिमाग में, मस्तिष्क में स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अध्ययन करना कैसे है, तो आपको चीजें स्पष्ट अपने आप होने लगेंगी। शब्द शक्ति में ये चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। शब्द और अर्थ। अब शब्द कितने प्रकार का होता है और अर्थ कितने प्रकार का होता है, इस स्लाइड के माध्यम से आपको यहां बताया जा रहा है। ठीक है, तो शब्द के तीन प्रकार हैं। वाचक, लाक्षणिक होना चाहिए, थोड़ा ये मिस टाइप्ड हो गया है, इसको आप करिए लाक्षणिक या लक्षक कह सकते हो, लेकिन लाक्षक नहीं होता है। ठीक है, वाचक, लक्षक या लाक्षणिक और व्यंजक, तीन प्रकार का शब्द होता है। वाचक शब्द, लक्षक शब्द या लाक्षणिक शब्द या व्यंजक शब्द। ठीक है, शब्द तीन प्रकार के हो गए हैं। अब शब्द जब तीन प्रकार के हैं तो प्रत्येक शब्द अपने जो अर्थ को देगा, वाचक शब्द में किस अर्थ को देने का सामर्थ्य है, तो यहां पर लिखा है वाचक शब्द है जिसे हम मुख्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्यार्थ। जैसे हमने कहा घट, और घट कहते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक घट की आकृति बन गई। हमने कहा बोतल, तो बोतल की जो आकृति हमारे मस्तिष्क में बन गई।
वही क्या है? अर्थ। और वही उस बोतल शब्द का मुख्यार्थ है। हमने कहा चश्मा, और चश्मा कहते ही हमारे मन मस्तिष्क में यदि चश्मे की आकृति बन गई तो समझिए वही उस चश्मा शब्द का मुख्यार्थ है, और उसी को हम कहते हैं वाच्यार्थ। मुख्य अर्थ मतलब होता है जो डायरेक्ट अर्थ समझ में आए, आपके दिमाग में सीधे आकृति बन जाए, उसको कहते हैं मुख्यार्थ। अभी मुख्यार्थ के बारे में आगे भी बताया जाएगा, लेकिन यहां आप समझिए कि शब्द 3 प्रकार का होता है: वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। वाचक, लक्षक, व्यंजक, ठीक है। अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। वाचक शब्द में वाच्यार्थ देने का सामर्थ्य होता है, ठीक है। जिसके पास जो चीज होगी वही ना देगा। तो वाचक शब्द के पास क्या सामर्थ्य है कि वो वाच्यार्थ को देगा। वाच्यार्थ का दूसरा नाम मुख्यार्थ भी है। मुख्यार्थ के साथ साथ इसको पदार्थ भी कहते हैं। पद मतलब होता है शब्द, है ना, और पद का जो अर्थ है वो पदार्थ हो गया। पदार्थ भी कहते हैं, वाच्यार्थ भी कहते हैं, मुख्यार्थ भी कहते हैं, और साहित्यिक भाषा में अभिधेयार्थ भी कहते हैं, क्योंकि अभिधा शक्ति वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली होती है। ये बात आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसके 4 अर्थ हैं, मतलब 4 प्रकार का वाचक शब्द अर्थ प्रदान करता है। 4 प्रकार का नहीं, 4 उसके नाम हैं। वाचक शब्द से आने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहेंगे, मुख्यार्थ कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, और अभिधेयार्थ भी कहेंगे। इसलिए प्रश्न जब जो एक्सपर्ट जब प्रश्न सेट करते हैं तो वहां मुख्यार्थ की जगह अगर पदार्थ रख दिया जाए कि पदार्थ को देने वाली शक्ति कौन सी है, या अभिधेयार्थ को देने वाली शक्ति कौन सी है, शब्द का मुख्य अर्थ क्या कहलाता है, तो अभिधेयार्थ कहलाता है, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ नहीं करना है, ठीक है। तो वाचक शब्द जो सीधे अर्थ को देता है उसे कहते हैं वाच्यार्थ, और उसका प्रतिपादक जो होता है वो शब्द होता है। वाचक शब्द में वाच्यार्थ देने का सामर्थ्य है, ठीक है। जैसे दूध वाले में दूध देने का सामर्थ्य है। अब ये थोड़ा सा अटपटा उदाहरण है, लेकिन जिसके पास जो चीज होगी वही ना देगा, तो वाचक शब्द में वाच्यार्थ देने का सामर्थ्य है। लाक्षणिक शब्द या लक्षक शब्द जो है उसमें लक्ष्यार्थ देने का सामर्थ्य है, और व्यंजक शब्द में व्यंग्यार्थ देने का सामर्थ्य है। काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द 3 प्रकार का होता है, अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। शब्द 3 प्रकार का कौन कौन सा है? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। अर्थ 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ। वाच्यार्थ का दूसरा नाम मुख्यार्थ, पदार्थ और अभिधेयार्थ भी है। लक्ष्यार्थ का दूसरा नाम लक्ष्यार्थ ही है, और व्यंग्यार्थ को हम प्रतिमानार्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर शब्द के 3 प्रकार और अर्थ के 3 प्रकार समझे। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, अर्थ का वर्गीकरण, 4 प्रमुख स्तंभ। अब देखिए, जो अर्थ, जिस अर्थ का हमें ज्ञान होता है और जिसके बल पे हमारा व्यवहार प्रवृत्त होता है, कि हमने उससे कहा गाम आनय, फिर दूसरे से कहा अश्वमबधान, गाम नय इत्यादि जो प्रयोग किए जाते हैं वह किसके बल पे किए जाते हैं? वो अर्थ के 4 जो स्तंभ हैं। 4 स्तंभ क्या हैं? तो बोले वो शब्द शक्तियां हैं। वही शब्द शक्तियां आज का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं उसको। शब्द शक्तियां जो 4 प्रकार की हैं वो अर्थ के वर्गीकरण का स्तंभ है, और वह स्तंभ हमारे अर्थ को देने में समर्थ होता है। यहां आपने पढ़ा कि शब्द 3 प्रकार का, अर्थ भी 3 प्रकार का। अब उन शब्द से, उन जो 3 प्रकार के शब्द हैं, उन शब्दों से जो अर्थ आता है उसमें कोई सामर्थ्य रहता है। सामर्थ्यम, जो सामर्थ्य है उसी को हम शक्ति कहते हैं। बिल्कुल क्लिष्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे शास्त्र की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, मेरा प्रयास है बिल्कुल सरल रहे, ठीक है। वाचक शब्द से जो वाच्यार्थ आता है, लाक्षणिक शब्द से जो लक्ष्यार्थ आता है, या व्यंजक शब्द से जो व्यंग्यार्थ आता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि शब्द 3 प्रकार का, अर्थ 3 प्रकार का, वो आने में सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं। तो 3 प्रकार के शब्द और उन 3 प्रकार के शब्दों की शक्तियां, वही है शब्द शक्ति। यहां से आपका मुख्य विषय प्रारंभ होता है। तो
उन शब्द शक्तियों में 3 प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं जो अन्य शास्त्रों में भी स्वीकृत हैं, लेकिन यहां एक चौथी शब्द शक्ति है, तात्पर्याख्या। तात्पर्याख्या मतलब तात्पर्यावृत्ति। उसके बारे में हमें एक सेकेंड ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यह साहित्य द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसका मीमांसा शास्त्र में चर्चा किया गया है। मीमांसा शास्त्र के भी कई संप्रदाय हुए, उनमें से जो तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं वो है कुमारिल भट्ट। अब कुमारिल भट्ट तात्पर्यावृत्ति को कैसे मानते हैं, तो इसको विस्तार से समझने के लिए आप काव्य प्रकाश के मूल ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। वीडियोस पढ़े हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वही बात है, स्ट्रक्चर बनाना है ना आपके मस्तिष्क में, उसके आधार पर यह अध्ययन चल रहा है। तो सबसे पहली जो शक्ति है वो है अभिधा। अभिधा शक्ति जो है वह वाचक शब्द की शक्ति है। वो क्या करती है? अभिधा शक्ति में क्या सामर्थ्य होता है? वह मुख्य अर्थ का प्रतिपादन कराती है, अर्थात सीधा बोध, किसी शब्द का सीधा बोध। हमने कहा ये चश्मे का कवर है, तो चश्मे के कवर की आकृति ही आपके मस्तिष्क में बनेगी। ये होती है, ये जो सामर्थ्य है, ये जो सामर्थ्य है, ये जो शक्ति है, इसको अभिधा शक्ति कहते हैं। ये शक्तियां शब्द का व्यापार भी कही जाती हैं, वृत्तियां भी कहते हैं। शब्द की वृत्ति और शब्द का व्यापार या शब्द की शक्ति एक ही बात है। शास्त्र में एक ही बात को 3-4 प्रकार से कहने का विधान है। यही आपकी बौद्धिक परीक्षण का सबसे बड़ा हेतु है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज घुमा के भी पूछी जा रही है तो उसमें बहुत भ्रमित नहीं होना है। शब्द शक्ति कह लीजिए, शब्द व्यापार कह लीजिए, या फिर शब्द वृत्ति कह लीजिए, ये तीनों एक ही बात है। अभिधा वृत्ति, अभिधा वृत्ति जो होती है या अभिधा शक्ति जो होती है, वो वाचक शब्द से मुख्य अर्थ का प्रतिपादन करती है ना। साक्षात संकेतितम अर्थम यो अभिधत्ते स तस्य वाचकः। साक्षात संकेतित अर्थ का जो धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द से जो अर्थ आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ ही मुख्य अर्थ होता है और उसको सीधा बोध कहते हैं। इधर आओ का मतलब इधर ही है, इधर आओ, ये नहीं कि उधर जाओ कि मत आओ, ये सब नहीं है। शब्द का अपना अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतित अर्थ। संकेतित अर्थ से ही संकेतक ग्रह हमें जानना है, ये आगे बताएंगे हम आपको। ये एक नया विषय आएगा, वो स्लाइड में दिया गया है, लेकिन आप समझिए कि अभिधा शक्ति से मुख्य अर्थ आता है वाचक शब्द द्वारा। वह सीधा बोध कराता है, उसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं होती है। जो कहा गया डायरेक्ट, जो लेटर की भाषा होती है, वो सीधा बोध कराने वाली है। जो शासनादेश होते हैं वो भी अभिधा शक्ति से युक्त होते हैं। कोई शासन का आदेश आया कि अब क्या कहते हैं, अगली भर्ती में 2500 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के जोड़े गए, तो ये 2500 पद जोड़े गए, इसका मतलब 2500 लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। इसमें कोई मिक्स वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। लक्षणा शक्ति जो है वो लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन कराती है। किसका? लक्ष्यार्थ का। और लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन कराने में लक्षणा शक्ति जिस शब्द में सामर्थ्य प्रकट करती है उसे कहते हैं लक्षक शब्द या लाक्षणिक शब्द, ठीक है। तो लक्षणा शक्ति से जो अर्थ आता है उसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। अब वो जब अर्थ आएगा तो कुछ शर्तें होंगी। जैसे आपने कहा मेरा गंगा में घर है, ठीक है। मेरा पुल पे घर है, बोले पुल है वहीं पे घर है। कोई कहते मेरा स्टेशन पे घर है, एकदम स्टेशन के सामने घर है, स्टेशन के सामने चल जाएगा, अरे भैया स्टेशन पर ही घर है। ये बात जब कहेंगे तो थोड़ी सी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है, सीधा बोध इसका नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्टेशन पर घर नहीं हो सकता है, स्टेशन पे स्टेशन ही रहेगा ना। स्टेशन के पास में घर है या फिर स्टेशन की जो वातावरण है वो मेरे घर में है, कुछ अलग अर्थ आएगा इसका। तो इसमें क्या होता है, मुख्यार्थ का बाद हो जाता है, ठीक है। और मुख्यार्थ बाद होने के बाद रूढ़ी अथवा प्रयोजन के माध्यम से
अन्य अर्थ लक्षित होता है। ठीक है। मुख्यार्थवादे तदयोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यः अर्थः लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। ठीक है। तो यहां पर लक्षणाशक्ति में क्या होता है, मुख्यार्थ का बाद होता है, रूढ़ी या प्रयोजन के बल पर अन्य अर्थ लक्षित होता है ना। अन्य जो अर्थ लक्षित होता है वो आरोपित अर्थ होता है ना, और उसका मुख्यार्थ के साथ संबंध होता है। मुख्यार्थवादे तद योगे, ठीक है, मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, तीन शर्तें होती हैं। मुख्यार्थ का बाद होगा, मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध होगा, और रूढ़ी अथवा प्रयोजन। अब ये रूढ़ी या प्रयोजन क्या है इसको भी समझिए। रूढ़ी का मतलब होता है प्रसिद्धि, कोई बात परंपरा से चली आ रही है। जैसे कुशल शब्द है, कुशल शब्द का क्या अर्थ होता है, कुशान लातीति कुशलहा, मतलब एक प्रकार की घास होती है जो उसको उखाड़ने में हाथ फट सकता है, उसको बोलते हैं कुश। और कुश को उखाड़ना एक बहुत बड़े कौशल का कार्य है, तो उसको बहुत जड़ से पकड़ के खींच के उखाड़ा जाता है। आप लोग सब जानते होंगे अगर गांव से संबंध रखते होंगे तो। रूढ़ी का मतलब है प्रसिद्धि। तो कुशल शब्द का वाच्य अर्थ क्या है, डायरेक्ट अर्थ क्या है, कुश को लाने वाला। लेकिन कुश को लाना एक निपुणता का कार्य है, इसलिए कुशल शब्द का मतलब रूढ़ हो गया किस अर्थ में, किसी निपुणता युक्त कार्य करने में। एक्सपर्ट है कोई काम करने, अरे आप तो बहुत कुशल हैं, तो कुशल का मतलब कुशल कुश लाने वाले हैं ऐसा नहीं होता है ना। कुशल का मतलब आप इस काम में एक्सपर्ट हैं। ठीक है। तो रूढ़ी का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि वशात कोई चीज प्रसिद्धि से हो गई है। ठीक है। अब प्रयोजन क्या है, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होता है, फल होता है। कई बार हम कहते हैं गंगायाम घोषः, गंगा में मेरा घर है। तो गंगा में घर है तो गंगा में घर तो हो नहीं सकता। गंगा का मतलब क्या है, जल प्रवाह जो बहता रहता है, और जल प्रवाह में आप ईंट रखेंगे तो खसक के आगे बढ़ जाएगी, सीमेंट लगाएंगे वो भी बढ़ जाएगा आगे। तो गंगा में घर बन ही नहीं सकता। और गंगा में तैरता हुआ घर बना लीजिए तब भी उसमें लकड़ी का आधार बनाना पड़ेगा। गंगा जो है उसमें आपका घर नहीं बन सकता, क्योंकि गंगा शब्द का मुख्यार्थ क्या है, जल प्रवाह, भागीरथ के द्वारा लाया गया जल प्रवाह। वो तो आपको कथा पता ही होगी, उसको यहाँ क्या बताएं, गंगा जी कैसे आई और पृथ्वी पर कैसे उनका अवतरण हुआ। तो गंगा में घर है ये कहने से गंगा के समीप घर है, ये अर्थ होगा। क्यों, गंगा, अप्रयोजन क्या है यहाँ पे, तो बोले हम ये बात जो कह रहे हैं गंगा किनारे घर है, ये कहने में इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जो शैत्य मतलब शीतलता, पावनत्व मतलब पवित्रता, रम्यता जो गंगा के जल प्रवाह में है, वही शीतलता, पावनता, पूज्यता, सेव्यता हमारे घर में है। गंगा तुल्य वातावरण हमारे घर में अनुभव होता है, ये होता है प्रयोजन। तो कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका मुख्यार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ हमारे लिए अभिप्रेत होता है। इसीलिए लक्षणाशक्ति का तो व्यवहार में बहुत प्रयोग होता है, लक्षणाशक्ति का व्यवहार में बहुत प्रयोग होता है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं, कोई भी बात बोल देते हैं, ए बैल इधर आओ। अब बैल में आने का सामर्थ्य है, अगर शब्द बोला जाए, वास्तविक जो बैल होता है जो चार पैर वाला होता है उससे कहा जाए ए बैल इधर आओ, तो वो इधर आएगा क्या, नहीं। बैल का आरोप हम ऐसे व्यक्ति पर कर लेते हैं जिसमें बैल के समान मूर्खता, ज्ञानाभाव और तत्तुल्य आचरण का जो संबंध है, इस संबंध के माध्यम से हम किसी व्यक्ति पर बैल का आरोप कर देते हैं। ए बैल इधर आओ, है, ए पगले इधर आओ, ए मूर्ख, है ना। ऐसे हम कई प्रयोग करते हैं जो वास्तविक रूप से उनमें मुख्यार्थवाद होता है, और मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ भी वहां पर लक्षित करना हमारा प्रयोजन होता है। तो रूढ़ी अथवा प्रयोजन होना चाहिए, मुख्यार्थवाद होता है, और मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध भी होना चाहिए। ये तीन शर्तें होती हैं तब लक्षणा प्रवृत्त होती है।
तो कई बार प्रश्न बनता है लक्षणा में कितने हेतु होते हैं या लक्षणा के लिए कितनी शर्तें आवश्यक हैं। तो मुख्यार्थवाद पहली शर्त, दूसरा रूढ़ि या प्रयोजन, तीसरा मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध। तो मुख्यार्थवाद एक हेतु हो गया, रूढ़ि या प्रयोजन दूसरा हेतु हो गया, संबंध तीसरा हेतु हो गया, और जो आरोपित अर्थ होता है वही लक्ष्यार्थ कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यंजना की। तो व्यंजना सब जो शक्ति है वो क्या है, व्यंजक शब्द द्वारा व्यंग्यार्थ प्रतिपादन करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसे हम व्यंजना शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो व्यंग्यार्थ कैसा होता है, तो हमने जैसे कोई वाक्य प्रयुक्त किया, अब इसको शास्त्र की भाषा में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे हमने कहा गंगायाम घोषः, अब गंगायाम घोषा का मतलब क्या है, गंगा में घर, गंगा में घर। तो गंगा में घर कहने का हमारा प्रयोजन है कि शैत्य पावनत्व की प्रतीति, जो शीतलता पावनता गंगा में है वही मेरे घर में प्रतीत होती है, ये हमारा प्रयोजन है। तो गंगायाम घोषः ये जो दो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ शैत्य पावनत्व की प्रतीति नहीं है। तो व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रतिपादन में जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसे हम व्यंजना शक्ति कहते हैं, और व्यंजना शक्ति का मुख्यार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है ना। हाँ, लक्षणा से संसक्त हो सकती है लेकिन मुख्यार्थ से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उस व्यंग्यार्थ की प्रधानावस्था है व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि, जब व्यंग्यार्थ प्रधान हो जाता है, वाच्यार्थ गौड़ हो जाता है, उसे ध्वनि भी कहते हैं। इसीलिए उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाच्याद व्यंग्ये अतिशायिनी, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में अधिक चमत्कार होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, ध्वनि काव्य। ठीक है, प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं, जहां व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, चमत्कारकारी व्यंग्य होता है, उसे हम प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। व्यंग्यार्थ और प्रतीयमानार्थ एक ही बात है। ठीक है, गूढ़ बोध, किसी बात का, किसी गूढ़ बात का बोध कराना है तो हम व्यंजना शक्ति का आश्रय लेते हैं, और रस की अनुभूति में व्यंग्यार्थ का ही, व्यंजना शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हम श्रृंगार रस का अनुभव करना चाहते हैं तो हम श्रृंगार श्रृंगार 72 बार कहेंगे तो उससे हमें श्रृंगार रस का अनुभव थोड़ी होगा, है। जैसे हम कई बार हमारे व्यवहार में ये प्रवृत्त है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो इससे प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता है। प्रेम का अनुभव कब होगा, जब हम कहेंगे, वो एक गीत है ना, तुम्हें जो न देखें तो हम घबराएं और देखें तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तो ये जो हमें क्या हो गया है, इसका अर्थ है कि प्रेम हो गया है। तो आंख चुराना, घबराना, ये क्या है, ये उस शब्द का अर्थ प्रेम हो गया है ये नहीं है। मतलब वाच्यार्थ से बिल्कुल संबंध न रखे ऐसा जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ होता है। उस व्यंग्यार्थ के बल से ही हमें रस की अनुभूति होती है, और गूढ़ बोध हमें उस व्यंजना वृत्ति के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे हम कई बार कहते हैं कहां से आ रहे हो, अब कहां से आ रहे हो का मतलब क्या है, कहां से आ रहे हो ये पूछना अभिप्रेत नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात कहने का जो लहजा है, इसका मतलब कोई ऐसा कार्य संपादित करके आ रहे हो जो तुम्हारे द्वारा छुपाया जा रहा है। तो ये जो सामर्थ्य है वो व्यंजना शक्ति में है, और व्यंजना शक्ति व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ का प्रतिपादन कराने में हेतु बनती है। ठीक है, अब ये तीन जो शक्तियां हैं वो साहित्य व्याकरण आदि शास्त्रों में स्वीकृत हैं। बात करते हैं तात्पर्यावृत्ति की। तात्पर्य है आख्या जिसकी, आख्या मतलब होता है नाम, तात्पर्य है आख्या जिसकी, तात्पर्याख्या बोलते हैं उसको। वृत्ति मतलब वही शक्ति या व्यापार, एक ही बात है। तो तात्पर्य शक्ति से क्या होता है, वाक्यार्थ का बोध होता है ना। वाक्यार्थ का बोध क्या होता है, अन्वय कहते हैं उसको। ठीक है, कि जैसे कोई हमने बात बोल दिया, अब उस बात में कई शब्दों का प्रयोग किया। अब कई शब्द हैं, रामः गृहं गच्छति, ये तीन शब्द हैं, राम घर जाता है। तो इसमें राम शब्द का क्या अर्थ है, कर्ता एक वचन,
गृहम शब्द का कर्म एक वचन, और गच्छति गम धातु तिप प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहां पर इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। रामः गृहम गच्छति में जो एक अन्य अर्थ आएगा, मतलब उन तीनों शब्दों के जुड़ने के बाद एक जो पूरे वाक्य का अर्थ आएगा, उस अर्थ को प्रदान करने में जिस शक्ति का सामर्थ्य लगता है, जिस शक्ति के प्रयास से वो जो अर्थ आता है, वाक्यार्थ का बोध होता है, उसी वृत्ति का नाम है तात्पर्यावृत्ति। और तात्पर्यावृत्ति से हमें क्या होता है, अन्वय बोध होता है। अब आप लोग कहेंगे ये अन्वय क्या है, तो अनुपश्चात वयः, अर्थात जो संबंध होता है, कई शब्द एक वाक्य में हैं, उन शब्दों का परस्पर जो संबंध है उसी को हम अन्वय कहते हैं। जैसे हमने कोई श्लोक ले लिया, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, मान्यः समे स्थावर जंगमानाम, क्या है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, गुरोरपीदम धनमाहिताग्ने नश्यत पुरस्त्राद अनुपेक्षणीयम। ये श्लोक रघुवंश के द्वितीय सर्ग का है संभवतः। तो इसमें क्या है कि संस्कृत में कोई भी शब्द कहीं भी रख सकते हैं, बस विभक्ति प्रत्यय आदि सही लगाओ उसमें। तो उन शब्दों को इधर उधर रख दिया, अब उनका संबंध कैसे बनाया जाए, इसके लिए अन्वय का हमें विधान करना पड़ता है, और अन्वय करने में तात्पर्य नाम की शक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए वाक्यार्थ का बोध, अन्वय का बोध तात्पर्यावृत्ति से होता है, और समग्र अर्थ मतलब पूरे राम घर जाता है, इस वाक्य का अर्थ होगा राम कर्तृक गृह कर्म गमनानुकूल व्यापार। तो यहाँ पर जो पूरे वाक्य का अर्थ आया है, ये देने में जो सहायता करती है वो है तात्पर्यावृत्ति, समग्र अर्थ का बोध कराती है। ठीक है। और तात्पर्यावृत्ति में आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति की कारणता मानी जाती है। इसको विस्तार से समझने के लिए आप काव्य प्रकाश के प्रथम द्वितीय उल्लास की पहली कक्षा को देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ केवल संक्षेप में बताया जा रहा है, जो शब्द शक्तियां हैं वो 3 होती हैं। चौथी शब्द शक्ति जो है वो तात्पर्यावृत्ति है, उसे वाक्यार्थ वृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, समय बहुत जा रहा है और संक्षेप में करना चाह रहे थे हम इस चीज को, जिससे आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो आपके मस्तिष्क में। अभिधा शब्द का प्राथमिक अर्थ क्या होता है, तो अभिधा जो है वो वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द की जो शक्ति होती है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं, और उससे वाच्यार्थ का बोध होता है, उसे मुख्यार्थ भी कहते हैं। उसी को हम साक्षात संकेतित अर्थ कहते हैं, साक्षात संकेतित अर्थ। अब संकेतित का मतलब क्या होता है, संकेत, संकेत का मतलब होता है जाति। संकेत के 4 भेद बताए जा रहे हैं, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। संकेतक ग्रह के जो साधन है वो अलग होते हैं, लेकिन संकेतक ग्रह 4 जगह होता है, ये हमारे वैयाकरण और साहित्यिक मानते हैं। मीमांसक जाति में ही संकेत ग्रह करते हैं, बौद्ध और नैयायिकों का अलग मत है, तो उसको विस्तार से पढ़ाया गया है एक एक वीडियो में, जो पंक्तिशः पढ़ाया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो संकेतक ग्रह, संकेत के 4 भेद होते हैं, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। ठीक है, तो जाति क्या है, गो में जो गोत्व है वो जाति है। गुण क्या है, चलनात्मक, इधर उधर जाना, ये है, ये तो क्रिया हो जाएगी। गौ शुक्ल चलोडित्था, गौ शब्द में जो गोत्व है वो जाति है, शुक्ल गुण है, चल जो क्रिया है, और डित्थ नाम का उसका यदृच्छा है। जैसे यदृच्छा वगैरह का सबका विस्तार से वर्णन हमने उसमें किया है, आप उसको देख सकते हैं। बस इतना समझिए, अभिधा शक्ति जो है वो वाचक शब्द की है, उससे वाच्यार्थ का बोध होता है। वाच्यार्थ को ही हम मुख्यार्थ कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है साक्षात संकेतित अर्थ। ठीक है, संकेत के 4 भेद होते हैं, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षणा में क्या होता है, लक्षणा को समझ लेते हैं। लक्षणा जब मुख्यार्थ बाधित हो, मुख्यार्थ बाधित होने पर लक्षणा शक्ति होती है। लक्षणा जो शक्ति है वो लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ प्रतिपादित करती है, इसको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, आवश्यक तत्व है हेतु, मुख्या लक्षणा होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थवाद को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी मीनिंग ब्लॉक्ड।
मतलब जो प्रारंभिक अर्थ है वो नहीं है, वो अर्थ वक्ता के कहने का नहीं है। फिर क्या है? मुख्यार्थ योग। मुख्यार्थ योग को ही हम संबंध कहते हैं, कनेक्शन टू प्राइमरी, ठीक है, मीनिंग। ये हो जाएगा मुख्यार्थ योग। तीसरा है रूढ़ी या प्रयोजन। रूढ़ी का मतलब है ट्रेडिशन और प्रयोजन मतलब होता है पर्पज। कोई चीज परंपरा से चली आ रही है वो रूढ़ी है, और किसी पर्पज से कहा जा रहा है, किसी प्रयोजन से कहा जा रहा है, किसी उद्देश्य से कहा जा रहा है, उससे प्रयोजन कहते हैं। तो मुख्य लक्षणा होने के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यक हेतु कह लीजिए, आवश्यक तत्व कह लीजिए। मुख्यार्थवाद होगा, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध होगा, ठीक है। लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध होगा, रूढ़ी अथवा प्रयोजन होगा। ये 3 कंडीशन है, तभी लक्षणा शक्ति प्रयुक्त होती है। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी जहां अप्लाई, वहां लक्षणा शक्ति का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लक्षणा के प्रमुख भेद। लक्षणा के कितने भेद होते हैं उसको समझ लेते हैं। लक्षणा के जो प्रमुख भेद हैं उसमें पहले होती है रूढ़ी मूला लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा, है ना। रूढ़ी लक्षणा कहते हैं इसको हम, और इसको प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। इनके उदाहरण क्या है? कर्मणि कुशलः जो है वो रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण है, कर्म करने में कुशल। वैसे कुशल शब्द का मुख्यार्थ क्या होता है? कुशलाने वाला। अब कर्म करने में कुश लाने वाला, ये तो मुख्यार्थ बाधित हो गया। मुख्यार्थ बाधित हुआ, रूढ़ी के आधार पर यहां पर अर्थ आया काम करने में निपुण, तो ये रूढ़ी के बल पर हो गई। दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा है, जहां किसी उद्देश्य से, किसी पर्पज से हम कोई बात कहते हैं, उसकी हम प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। उधर उसका उदाहरण है गंगायाम घोषा। अब परीक्षा में पूछेगा कर्मणि कुशला किसका उदाहरण है, तो आप रूढ़ी मूला लक्षणा कर ही सकते हैं। मूला ना लिखा हो, रूढ़ी लक्षणा लिखा हो, तब भी कर देंगे, क्योंकि रूढ़ी का मतलब समझ में आ गया आपको। रूढ़ी का मतलब है ट्रेडिशन, परंपरा से आगत, ठीक है। और प्रयोजनवती किसी पर्पज से, किसी उद्देश्य से कहा जाए कहीं, तो गंगायाम घोषा में क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा है, और कर्मणि कुशला में रूढ़ी मूला लक्षणा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो देखिए, ये उदाहरण किसके आधार पर हो गए? रूढ़ी और प्रयोजन के आधार पर, ठीक है। ये एक शर्त थी, रूढ़ी अथवा प्रयोजन। तो रूढ़ी मूला का बता दिया, प्रयोजनवती लक्षणा का बता दिया। अब यही उदाहरण अन्य लक्षणाओं के भी बनेंगे, उसको हम देख लेते हैं और भेद देख लेते हैं। शुद्धा एवं गौड़ी लक्षणा, ठीक है। अब देखिए शुद्धा लक्षणा विस्तृत चर्चा तो आपको वहीं से पढ़नी चाहिए, और गौड़ी लक्षणा, इनका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, आप वहां से समझ सकते हैं। लक्षणा का विस्तृत वर्गीकरण इस प्रकार होता है, शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा, ठीक है। शुद्धा के और गौड़ी के 4 भेद होते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार 4 होते हैं, काव्य प्रकाश में गौड़ी के अनुसार केवल 2 भेद होते हैं, और शुद्धा के अनुसार केवल 2 भेद होते हैं, और गौड़ी के 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो, ठीक है, उपादान लक्षणा जिसको हम अजहत स्वार्था भी कहते हैं, और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था कहते हैं। और ये सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, ठीक है। तो गौड़ी के ये 4 भेद हो जाएंगे। शुद्धा के केवल उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा 2 ही भेद होंगे। यहां थोड़ा सा 1 मिनट, हमको लग रहा है स्लाइड गड़बड़ बन गया है, 1 सेकेंड दीजिए। ठीक है, बात वही है घुमा फिरा के। शुद्धा और गौड़ी लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के भेद से भी 4 प्रकार की होती हैं। ये यहाँ पर भेद की चर्चा नहीं की जा रही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब उपादान लक्षणा का क्या स्वरूप है, लक्षण लक्षणा का क्या स्वरूप है ना। उपादान लक्षणा कहाँ होती है, लक्षण लक्षणा क्या होती है, सारोपा साध्यवसाना कहाँ होती है, इसकी विस्तृत चर्चा काव्य प्रकाश के मूल पाठ में बताई गई है, वहां से ही पढ़िए। बस आप ये समझिए कि ये जो द्वितीय उल्लास का प्रतिपाद्य है उसमें क्या क्या चीजें हमें ठीक से जाननी है। विद्यार्थियों की शिकायत आ रही थी कि सर बहुत कठिन पढ़ाते हैं। अरे भैया, अब देखिए पूरा एक ट्री है, पूरा काव्य प्रकाश में एक पेड़ है। सबसे पहले मंगलाचरण पढ़े हम, मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन पढ़े, काव्य प्रयोजन के बाद हमने काव्य हेतु पढ़ा, काव्य हेतु के बाद काव्य लक्षण पढ़ा,
और काव्य लक्षण के बाद हमने काव्य के मुख्य भेद, स्थूल भेद पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद द्वितीय उल्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, शब्द और अर्थ, क्योंकि जब काव्य लक्षण का आचार्य मम्मट ने प्रतिपादन किया था, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कापि, तो वहां पे शब्दार्थौ जो है वो विशेष्य दल है और उसके तीन विशेषण है, सगुणौ, अदोषौ और अलंकृति पुनः कापि। इसलिए सबसे पहले विशेष्य का प्रतिपादन किया जा रहा है और विशेष्य के प्रतिपादन में सबसे पहले बताया कि शब्द तीन प्रकार का, अर्थ तीन प्रकार का। शब्द और अर्थ की जो वृत्तियां हैं वो भी तीन प्रकार की। कुमारिल भट्ट नाम के जो अभितान्वयवादी हैं वो तात्पर्यावृत्ति को भी मानते हैं, ठीक है। वाच्य व वाक्यार्थ जो है वो प्रभाकर गुरु मानते हैं, उनके अनुयायी मानते हैं, तो वो तात्पर्यावृत्ति को नहीं मानते हैं, वो अविधावादी आचार्य हैं, ठीक है। तो ये सब उन वीडियोस में विस्तार के साथ बताया गया है। ये भाई शास्त्र है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं यहाँ से, और स्ट्रक्चर बन गया तो आपको वो कक्षाएं समझ में आएंगी जो पढ़ाई गई हैं। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, ये सब नाम है, इनके क्या स्वरूप है वही समझिए। सारोपा लक्षणा और साध्यवसान लक्षणा, शुद्धा एवं गौड़ी के आधार पर। तो लक्षणा का ये बेसिक स्ट्रक्चर, लक्षणा इस प्रकार 6 प्रकार की होती है। रूढ़ी मूला लक्षणा, द्विजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्य। अब उपादान लक्षणा का उदाहरण वहां पर बनता है कुंताहा प्रविशंति। लक्षण लक्षणा का उदाहरण बनता है गंगायाम घोषा। सारोपा लक्षणा का गौरवाहिका और साध्यवसाना का गौरयम। ये उदाहरण बनते हैं। इनका विस्तृत स्वरूप आप वहीं से समझिए, क्योंकि हमारे गुरुजी 3-3 पंक्तियां एक दिन में पढ़ाते थे, 1-1 घंटे में। शास्त्र है, इसको आसानी से नहीं समझ सकते आप, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से एक दृष्टि ले सकते हैं। व्यंजना का क्या अर्थ है? प्रश्न आपके इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनते हैं। आपको बहुत शास्त्रार्थ थोड़ी करना है, आपको परीक्षा में प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी हम बता देते हैं आपको रोज। व्यंजना प्रतीयमान अर्थ की शक्ति होती है, ठीक है। प्रतीयमान अर्थ को ही हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, ठीक है, और व्यंग्यार्थ ही प्रतीयमानार्थ है। व्यंजना 2 प्रकार की होती है ना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हो जाते हैं, ठीक है। एक होती है अभिधा मूला लक्षणा, जो संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित होती है। अब संयोग आदि क्या है? तो संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्धा प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्य से सन्निधि सामर्थ्यम औषधि कालो व्यक्ति स्वरादया। तो विशेष स्मृति है ना, हेतवः जो वहां पर दिए गए हैं वो आपको संयोग आदि वहीं से समझने पड़ेंगे। संयोग आदि पर भी एक वीडियो है 60 मिनट का। तो आपको क्या करना है कि जितने यहाँ पर ये शाखाएं बन रही हैं, समझिए 1 घंटे आपको अध्ययन करना है, लेकिन वो अध्ययन किस लिए करना है? अगर आपको साहित्य शास्त्र में निपुणता हासिल करनी है और आपको परीक्षा में प्रश्न हल करने हैं, तो आपको बस ये ध्यान देखना है कि शाब्दी व्यंजना के 2 भेद होते हैं। अभिधा मूला जो संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित होती है, और लक्षणा मूला जो प्रयोजन पर आधारित होती है, ठीक है। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना हो गई, उसके बाद आर्थी व्यंजना। संदर्भ और विशिष्टता, तो आर्थी व्यंजना की क्या विशिष्टता है? तो बोले आर्थी व्यंजना अर्थ से होने वाली। आर्थी व्यंजना में वक्ता का वैशिष्ट्य होता है, बोधव्य अर्थात श्रोता का वैशिष्ट्य होता है, काकु अर्थात ध्वनि का जो विकार होता है, ध्वनि विकार, आए है ये काम कर रहे हो, तो ये सब क्या है? ध्वनि का विकार है। क्या तुम वहां नहीं जाओगे? वो तुम्हारे यहाँ आए तो क्या तुम वहां नहीं जाओगे? अर्थात तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। ये ध्वनि का प्रकार है। तो 3 ये भेद हो गए। चौथा भेद है वाक्य या वाच्य के वैशिष्ट्य से। 5वां देश काल चेष्टा के वैशिष्ट्य से। तो ये यहाँ पर कम संख्या दी गई है। आर्थी व्यंजना 10 विशिष्टता के आधार पे होती है, ठीक है। वक्तृबोधव्य काकू नाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधि प्रस्ताव देश कालादे वैशिष्ट्यात प्रतिभाजुषाम। तो ये जो आर्थी व्यंजना है उसको आप वहां से समझ सकते हैं। अब तात्पर्याख्या वृत्ति जो थी, है ना, जो अन्वय का सिद्धांत है, उसको समझ लीजिए। तात्पर्यावृत्ति, तात्पर्य है नाम जिसका, तात्पर्यार्थ को बताने वाली जो है। अब तात्पर्यावृत्ति को जो मानने वाले हैं उनको कहते हैं अभिहितान्वयवादी, ठीक है। अभिहिता नाम अन्वय, फिर ये शास्त्र की बात आ गई। हमको बोला गया है कि आपको शास्त्र की बात नहीं करनी है, बच्चों के मस्तिष्क में एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे विद्यार्थी शास्त्र को पढ़ सकें।
तो अभितान्वयवाद एक अपने आप में एक सिद्धांत है। अभिहित मतलब होता है कहे गए शब्दों का अन्वय। पहले शब्द कहे जाएंगे, फिर उनका संबंध स्थापित किया जाएगा। ये काम तात्पर्यावृत्ति करती है, कुमारिल भट्ट इसको मानते हैं। अब वाच्यार्थ बोध ही हेतु है, ऐसा प्रभाकर गुरु मानते हैं। जब हम तात्पर्यावृत्ति पढ़ेंगे काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में, तभी हमको ये दोनों मत मिल जाएंगे। अभितान्वयवादी हैं, वो तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। और फिर वाच्येव वाक्यार्था, ये कुमारिल भट्ट का प्रभाकर गुरु का मत है। वो अन्विताविधानवादी हैं। तो अभितान्वयवादी कुमारिल भट्ट और अन्विता नाम अन्वय, अन्विता नाम अभिधानम, अन्विताविधानम। ठीक है, तो ऐसे करके अभितान्वयवाद और अन्विता अभिधानवाद दो सिद्धांत वहां पर हम पढ़ते हैं। अब देखिए एक बार, ठीक है, ये है, इसको थोड़ा जूम आउट किया जाए, 13 है, 12 करके देखते हैं। स्लाइड संख्या बता रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये समझ लीजिए। शब्द शक्ति, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। अभिधा शक्ति से क्या होता है? वाच्यार्थ का बोध होता है। और वाच्यार्थ के बोध में संकेतक ग्रह की भूमिका होती है। अब संकेतक ग्रह मम्मट के अनुसार 4 जगह माना जाता है: जाति, गुण, क्रिया, इदृक्षा। संकेतित चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा, ये काव्य प्रकाश की पंक्ति है। तो जात्यादि मतलब जाति, गुण, क्रिया, इदृक्षा में व्याकरण वाले मानते हैं, और जाति में संकेतक ग्रह मीमांसक मानते हैं। बस आप इतना ही ध्यान रखिए, जाति में संकेतक ग्रह मीमांसक और जात्यादि में संकेतक ग्रह वैयाकरण। ठीक है, लक्षणा के आवश्यक तत्व हेतु जो है वो मुख्यार्थवाद है। उसके बाद मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ योग, मुख्यार्थ संबंध है। रूढ़ी अथवा प्रयोजन 3 आवश्यक हेतु हैं। प्रमुख भेद जो लक्षणा के हैं वो रूढ़ी मूला लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए व्यंजना। ये जो भेद हैं वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हैं। तो लक्षणा दिन षड्विधा वाली जो बात है वो आपको मूल वीडियो से ही समझनी है, मूल कक्षा से ही पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर है, इसको जो मैं बता रहा हूं एकदम इत्थम समझकर मत बैठिए। ये केवल ये चीजें पढ़नी है, ये शब्द आपके दिमाग में होंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी। व्यंजना वृत्ति, व्यंजना सब वृत्ति जो है वो व्यंग्यार्थ का प्रतिपादन करती है, उसी को हम प्रतीयमानार्थ कहते हैं, है ना। और व्यंजना जो है वो शाब्दी व्यंजना भी होती है, आर्थी व्यंजना भी होती है। शाब्दी व्यंजना में अभिधा मूला व्यंजना आपको पढ़नी है, लक्षणा मूला व्यंजना पढ़नी है। लक्षणा मूला व्यंजना में तो गंगायाम घोषा में लक्षणा मूला व्यंजना ही है जब प्रयोजन की प्रतीति होगी। आर्थी व्यंजना के कई भेद हैं: वक्त, त्रिबोधव्य, काकू नाम, वाक्य, वाच्यान्य सन्निधि। अन्य सन्निधि का यहाँ लिखा ही नहीं है। देश, काल, चेष्टा आदि के वैशिष्ट से आर्थी व्यंजना होती है। तात्पर्यावृत्ति को अभितान्वयवादी मानते हैं, जिनका नाम है कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी। और अभितान्वयवादी तात्पर्यावृत्ति को न मानकर वाच्य को ही वाक्यार्थ मानते हैं, वो कुमारिल भट्ट हैं, उनको अन्विता विधानवादी कहा जाता है। तो इस आधार पर जो द्वितीय उल्लास है, काव्य प्रकाश में वर्णित शक्तियां केवल व्याकरण नहीं बल्कि मानवीय अभिव्यक्ति की गहराई है, शब्द ब्रह्म है और अर्थ उसका प्रकाशक है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं यहाँ से, और इसका अध्ययन जो है वो आपको मूल रूप से मूल ग्रंथ से ही करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है और प्रश्न गलत भी हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सरलीकरण करके आपको बताया गया, जिससे आपके मन मस्तिष्क में एक आकृति बने और आप समझें कि द्वितीय उल्लास में क्या क्या पढ़ना है। और यही नहीं समझेंगे तो आप प्रश्न गलत कर देंगे। ठीक है, आज की कक्षा के लिए इतना ही। नमस्कार।